जो ऋषियों और रिसर्च का जो देश था, ये रील वाला देश बन गया है। आज जरा भी गहराई है नजर। जैसलमेर में पुराने जमाने में सुबह नाश्ता चावलों का होता था। अच्छा। क्योंकि वो सिंध से चावल आते थे। सिंध से चावल आते। हाँ। खेत खड़े तो हिंद जावे, मोब खड़े तो करने जावे। तो पुराने जमाने में जब अकाल पड़ते थे, लोग या तो मालवा जाते थे या फिर सिंध जाते। दड़ाऊ में है तो दड़ाऊ, सेड़वा, बुनिया, ये सब आप इसको हस्तशिल्प की राजधानी कह दे तो भी कम है। थी धाबलाएं विशेष तौर पे जो जाट समाज की महिलाएं हैं वो धाबला पहनती थी। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ है और सर्वाधिक मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वहाँ की वो नेटिव 2017 के अंदर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा अच्छा। इस हथकरघा क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है संत कबीर पुरस्कार। उन नेता वगैरह को देखते हैं तब भी एक दूसरे को, उसके बावजूद इस पर संकट क्यों है? मतलब लगता है ये धीरे धीरे खत्म हो जरूरी है। तो मेरिनो ऊन वाला कितने का पड़ जाता है? मेरिनो ऊन का जो वर्तमान में भाव है, जो भुज के जो राजा महाराजा थे उन्होंने आज़ादी से पहले वहाँ से लोगों को बुला के अपने वहाँ बसाया। और भुजोड़ी के पास में अजरकपुर गांव है, पूरा नाम है अजरकपुर, कि बंगाल 100 साल आगे जीता है और 100 साल पीछे जीता है। अच्छा। वो शहर 100 साल आगे जीता है और 100 साल पीछे जीता है। रिसर्च क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको कम से कम अपने जिले का, अपने संभाग का गजेटियर जरूर पढ़ना चाहिए। गजेटियर, हाँ। और जैसे हस्तशिल्प है अपना, ये सरकारी संरक्षण मान लो जितना भी है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं घट रहा है। तो फिर इसका इलाज क्या है, समाधान कोई आपके ध्यान में आता? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम दड़ाऊ में हैं। तो दड़ाऊ, सेड़वा, बुनिया, ये सब आप इसको हस्तशिल्प की राजधानी कह दे तो भी कम है। जितना भी यहाँ पे हथकरघे का काम होता था वो इस एरिया में होता था। तो मेरे साथ है मेरे मित्र हैं, हरखाराम जी हैं, हरखाराम जी मेघवाल RS अधिकारी हैं और परंपराओं के संरक्षण को लेकर, हमारी जो प्राचीन मान्यता है उनके संरक्षण को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। 2-4 बार मिलना भी हुआ। तो एक बार फिर मैं अपने मुँह को रोक नहीं पाया, मैंने कहा इनके गाँव जाके देखा जाए इन चीज़ों के बारे में। जो पटूड़ा है, जो पटूड़ा और बरड़ी, उसके संरक्षण को लेकर आप खूब काम करते हैं। और भी पुरानी हमारी जो चीज़ें, खान पान की चीज़ें हैं जिनको सहेजा जाना चाहिए, जो हमारी परंपरा का भाग है, जो हमारी पहचान का भाग है, उसको लेकर हम आज हरखाराम जी से सारी बातचीत करेंगे। और इनके हम घर पे आए, इनके दादाजी भी बैठे हैं, इनके पिताजी भी हैं, वकील साहब हैं, इनके जयपुर में मित्र साथ में थे, सब लोग हम बैठे हैं, बातचीत है सारी। तो हरखाराम जी नमस्कार। धन्यवाद आपका। और आप टाइम निकाल के हमारे गांव पधारे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और आप भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कला, हस्तशिल्प और पुरानी चीज़ों को लेके आप भी बहुत चिंतित रहते हैं। और इस संबंध में आप भी लगातार पूरे मारवाड़ क्षेत्र में यात्राएं करते रहते हैं और आज हमारे गांव आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। हमसे ऐसे मतलब एक सोच के लोग मिले तो कोई ना कोई बात आगे बढ़ती है। तो जैसे आपने पीछे बाड़मेर आप आए थे, जैसे पटूड़ा लेके आए थे जी, तो ये पटूड़ा जो है ना, इस पर ये पटूड़ा नाम क्यों पड़ा इसका? पट्टू पहले जो कपड़ा बनता था वो साधारण कपड़ा, उसको प्लेन कपड़ा बोलते थे और सिंपल, जिसमें कोई डिजाइन नहीं, इस प्रकार से कपड़ा बनता था। लेकिन जब कपड़े का उपयोग धाबला, जिसको यहाँ बोला जाता है, जब धाबला बनता था तो उसके नीचे पट्टी लगती थी। धाबलाएं विशेष तौर पे जो जाट समाज की महिलाएं हैं वो धाबला पहनती थी। अच्छा। और उसके नीचे वर्तमान में जैसे अपन मगजी लगाते हैं और नीचे वो झलरी लगाते हैं, तो उस तरीके से ये पट्टी लगाना शुरू हुई और पट्टी पे फिर डिजाइन बनाना शुरू हुई। जिस तरीके से हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं, गजरा पहनते हैं, उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन होती है। इसी तरीके से फिर इसमें पट्टियों में अलग अलग डिजाइन शुरू की, जिसमें जैसे यहाँ कुर्जों के चित्र हो गए, तारे हो गए, आँख हो गई और इस तरीके से आधा चंद्रमा हो गया। इस तरीके से धीरे धीरे लोगों ने डिजाइन निकालना शुरू की। तो वो पट्टियाँ से फिर पट्टियों का जब बड़ा रूप हो गया तो पट्टी, जैसे मतलब अपन पट्टी उसको मेल कह सकते, फीमेल कह सकते हैं, तो पट्टू बड़ा हो गया तो वो मेल हो गया, पटूड़ा। और इस तरीके से इस साधारण जो कपड़ा था उसका नाम पटूड़ा बन गया। तो जैसे आप जैसे मतलब भाई कहा, जैसे मेघवाल समाज से आते हैं जी, तो ये आपका मतलब पारंपरिक काम रहा है शुरू से, ये पटूड़ा निर्माण में कितनी पीढ़ी से आप लोग ये काम कर रहे हैं? हम 7वीं 8वीं पीढ़ी जोधपुर से आए हैं, शेरगढ़ से। जब पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि
खेत खड़े तो हिंद जावे, मोब खड़े तो करने जावे। तो पुराने ज़माने जब अकाल पड़ते थे, लोग या तो मालवा जाते थे या फिर सिंध जाते थे। तो हमारे शेरगढ़ के आसपास नाथड़ाऊ गांव था, तो वहाँ से हमारा उठा हुआ है। और हमारे बहुत सारे भाई लोग पाकिस्तान में भी रहते हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान जा रहे थे तो बीच में पानी जहाँ देखा और आसपास के आप जैसे ठिकाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ रुक जाओ। और फिर उन्होंने हमें जमी वगैरह दी तो हम वहीं रुक गए। मालपुरा पहले हम रुके थे, मालपुरा के बाद फिर धीरे धीरे हमारे परिवार के लोग कुदनपुरा है, ईशान का तला है, इधर भूणिया नवा तला है और चाड़ी चाड़ियार है। तो हमारे परिवार वहाँ रुके हुए हैं और बाकी परिवार पाकिस्तान में हैं और इधर शेरगढ़ में है। तो एहसान का तला, नाथड़ाऊ, बाबू सिंह नाथड़ाऊ के हैं। हाँ, नाथड़ाऊ के। तो हमारा परिवार वहीं से है। और तब से लोगों के पास रोजगार था नहीं। और मारवाड़ के बारे में कहा जाता है कि मारवाड़ तो कुत्ती रोहचड़ है। मतलब मारवाड़ी में कहावत है कि जिस तरीके से जो कुतिया होती है उसके 7-8 बच्चे होते हैं और दूध आता नहीं है और भागती रहती है, बच्चे पीछे भागते रहते हैं। तो इसी तरीके से मारवाड़ अकाल का गढ़ था। तो वहाँ कोई रोजगार था ही नहीं, तो लोग सिंध जाते थे। फिर यहाँ आए तो यहाँ बहुत बड़ी जाट कम्युनिटी। सिंध में कैसा क्या था? मतलब सिंध में नाला, जिसको सिंधु नदी और ये अच्छा। इसको वहाँ की भाषा में नाला बोलते हैं। पानी तो पानी सिंचाई और गेहूँ है और गेहूँ चावल, सिंध के चावल तो खूब। जैसलमेर में पुराने ज़माने में सुबह नाश्ता चावलों का होता था। अच्छा। क्योंकि वो सिंध से चावल आते थे। सिंध से चावल आते। हाँ, तो इस तरीके से अब हम जब यहाँ आए तो आसपास यहाँ जाट बिश्नोई बेल्ट है। तो जाटों की जो परंपरा है उसमें वो पशुधन रखते हैं, भेड़ बकरी वगैरह। तो भेड़ें ज़्यादा थी। फिर वो जब पुराने ज़माने में प्रत्येक जाट परिवार था, संपन्न परिवार था, उसमें उनके वो चरखा होता था। अच्छा, चरखा। और जाट महिलाएं मतलब दिन में 2-4 घंटे वो चरखे पे ऊन काटती थी। आदमी भी लेके घूमते थे वो। हाँ, और आदमी वो ऊन काटते थे और जाट महिलाएं चरखे पे वो मतलब पुलियाँ बनाती थी और फिर वो ऊन बना के हम लोगों को देते थे। फिर हमने उसको धीरे धीरे पट्टू के रूप में उसका आविष्कार किया। अच्छा। और ये यहाँ की शुरुआत है। बाकी कपड़ा तो कई सदियों पहले मेघ ऋषि से परंपरा मानी जाती है कि मतलब मेघवाल, मेघ बादल के लिए मेघ है और हमारे लिए मेघ है। तो बादल ने बरसात करके लोगों का जीवन निर्वाण करना शुरू किया और हम लोगों ने कपड़ा बना के लोगों की जो देह है उसको ढकना शुरू किया। तो इस पटुड़े में ये ऊन कितने प्रकार की, जैसे अपने यहाँ तो लोकल भेड़ों की ऊन काम आती है या बाहर की करते हैं आप? ऐसा था कि शुरू के अंदर ऊन यहाँ की भेड़ें जो थी, यहाँ खूब भेड़ें होती थी। अब तो भेड़ें कम होने, क्योंकि जब खेत वगैरह सब बिल्कुल उनका विभाजन हो गया, छोटे खेत हो गए, चारों तरफ तारबंदी हो गई और बड़ा कोई इलाका है नहीं, इसलिए भेड़ अब केवल और केवल रबारी रखते हैं और बाकी गिने चुने लोग रखते हैं। पहले आज से पुराने लोग बताते हैं कि खूब भेड़ें होती थी और उस वजह से यहाँ जो पट्टू वगैरह बनते थे वो लोकल भेड़ों की ऊन से बनते थे। फिर धीरे धीरे भेड़ें कम होना शुरू हुई तो फिर बाहर की सिंथेटिक ऊन आना शुरू हो गई। जैसे कैसमलिन ये जो है ये मतलब पंजाब से, लुधियाना से, पटियाला से, उधर से ये ऊन आती है। ये भी भेड़ों की ऊन है या ये भेड़ों की नहीं है? ये मतलब वो धागा, सिंथेटिक धागा बनता है ये। और बाकी दूसरी देसी ऊन जिसको बोलते हैं वो भी पंजाब से, उधर से आती है। भेड़ों की ऊन यहाँ की जो मूल ऊन है। और बाकी हम जो हमारा परिवार पिछले 35-40 साल से बना रहा है वो जैसलमेर से हम ऊन लेके आते हैं, खादी भंडार से। अच्छा। और वो ऊन है इसकी ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ है और सर्वाधिक मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, वहाँ की वो नेटिव भेड़ है। तो उनकी ऊन आती है और वो ऊन बहुत गर्म होती है। तो जैसलमेर और बीकानेर की मिलों में वो ऊन तैयार होती है, फिर उसका धागा हमारे पास आता है, फिर हम उसको रंगते हैं, फिर उसका जो भी बनाने का पूरा तरीका होता है बना के पट्टू तैयार करके उनको देते हैं। वो हमें फिर उसके बनाने की जो मजदूरी होती है वो देते हैं। अच्छा, तो ये वो सॉफ्ट होती होगी मेरिनो? हाँ, मेरिनो सबसे सॉफ्ट। और मेरिनो की ये विशेषता है कि मेरिनो का पट्टू जैसे जैसे पुराना होगा तो वो ऊन एक दूसरे को जकड़ लेगी और एकदम मतलब यूं बड़ा सा जो कागज होता है ना, इस तरीके से वो पट्टू हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल मतलब उससे हवा भी आर पार नहीं होती, इसलिए सर्दी में बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे कश्मीर साइड बर्फ़ वगैरह, उसमें आप ये पट्टू ओढ़ोगे तो मतलब आपको इतना ठंड फील नहीं होगी। वहाँ जैसे पश्मीना वगैरह चलती है। पश्मीना की टक्कर की ऊन है, दोनों की आप तुलना करोगे तो ये मेरिनो भेड़ की ऊन बहुत गर्म ऊन रहती है। अच्छा।
तो जैसे आपका परिवार, आप कह रहे हो इतनी पीढ़ी से इसमें लगा हुआ है, तो इसमें आपके परिवार को कुछ जैसे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कोई अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं? मेरे पिताजी और ये 3 भाई, सबसे बड़े जो हमारे ताऊ जी है मोडाराम जी, उनको जिला स्तर पे पुरस्कृत हुए, फिर राज्य स्तर पे हुए। 2017 के अंदर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस हथकरघा क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है संत कबीर पुरस्कार, उनसे सम्मानित किए गए। और अब वो राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर है। पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी बुनकर से संबंधित कोई भी स्किल और कौशल संवर्धन की ट्रेनिंग होती है तो वो पूरे इंडिया में जाते हैं। और अभी वर्तमान में वो अल्मोड़ा में हिमाद्री बुनकर सेवा केंद्र है, वहाँ वो मास्टर ट्रेनर के रूप में सेवा देने के लिए गए हैं। और वो जब यहाँ से कपड़ा बनना शुरू हुआ, पहले पट्टू बनते थे, अब पिछले 10-12 साल में इस कॉटन का कपड़ा, साड़ी और कुशन जैसे अभी अपन ने देखे थे वैसे, तो मोडाराम जी ने वो शुरू किया था और उन्होंने उसमें नई डिज़ाइन और वो सारी शुरू की थी। और आज से 35 साल पहले मोडाराम जी जब बिल्कुल छोटे थे तब इन्होंने हमारे आड़ोस पड़ोस में वो पट्टियाँ बनाते थे और पट्टू बनाते, तो वो सीख गए मतलब। और फिर उन्होंने धीरे धीरे कम से कम नहीं तो 100 से ऊपर लोगों को उन्होंने सिखाया होगा। सेडवा, भुनिया, इधर हमारे धनाऊ बेल्ट में, मतलब एक तरीके से हमारे लिए वो पायनियर की तरह मतलब इस क्षेत्र के हैं। अच्छा। और एक जैसे अभी अपन ने और देखा था जिनको अवार्ड मिल रखा था, जैसे तांबे वाले में फोटो दिखाया उन्होंने, उनका क्या नाम? वो हमारे ही रिश्तेदार है अर्जुन राम जी। अच्छा। अर्जुन राम जी अभी तो काफ़ी उम्र हो गई उनकी, वो पट्टू भुनिया साइड में। तो उनको राजीव गांधी के टाइम मिला अवार्ड? हाँ, राजीव गांधी के टाइम। और सबसे जो मेरिनो ऊन जो जैसलमेर से इधर उधर से वो अर्जुन राम जी लेके आए थे। अच्छा। हाँ। और बाड़मेर में जब ये खादी का शुरू हुआ था, शुरू में जब ये मांगता वगैरह ये 4-5 क्षेत्र थे, और यहाँ वो कच्ची ऊन लाके थे, फिर वो कच्ची ऊन के धागे बना के इन सब मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते थे। और हमारे दादाजी जो एहसान तला में है, और वो जो बाड़मेर में खादी फिर वो लाने लग गए। फिर हमने उनसे खादी की ऊन ली। फिर धीरे धीरे हमारे कोई रिश्तेदार थे वो फौज में थे और वो जैसलमेर थे, तो मेरे ताऊ जी उनसे मिलने गए जैसलमेर, तो उन्होंने कहा कि आप ऊन इधर उधर लोगों से लेके आते हो, फिर मतलब आप यहाँ से लाओ जैसलमेर से। फिर हम जैसलमेर से ऊन लानी शुरू की। अच्छा। और अब तो हम बिल्कुल मतलब कम बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इतनी मेहनत और वो मिलती नहीं है। बाकी एक इसका मतलब क्या, इतनी पटुड़ा शानदार चीज़ है, अपन कहीं पटुड़ा उड़ के जाएँ पूरे देश में कहीं, तो लगता है अभी राजस्थान का आदमी आया है। और एक दूसरे को उड़ावनी भी अपन पटुड़े खूब करते हैं, अपन नेता वगैरह को देखते हैं तब भी एक दूसरे को। उसके बावजूद इस पर संकट क्यों है? मतलब लगता है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसमें ऐसा है कि एक तो इसमें मेहनत की बहुत दरकार होती है, दूसरा इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। जब मैं स्कूल टाइम यहाँ गांव में था और पढ़ाई वढ़ाई करता था, पिताजी बनाते थे, तो मैं जब फ्री होता तो मैं उनका सहयोग करता था। मैं स्कूल चला जाता तो मेरी मम्मी सहयोग करती। तो कुल मिला के हम मतलब 4-5 लोग इसमें, जब आपने जैसे वो धागा और वो देखा नहीं, और उसके बाद इसमें जो एक पान करते हैं जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं, उसमें वो महीन कल्फ लगाते हैं। अच्छा। पूरे थोड़ा सा यूँ कड़क रहे, नहीं तो मुलायम ज़्यादा तो बनेगा नहीं। तो उसमें मतलब ये पूरे धागे को मतलब यहाँ से ऐसे करके पूरे खेत में फैलाना पड़ता है पूरा। फिर वो आसपास के लोगों को बुलाते हैं, 10-12 लोग मिलके उसको, उसमें पूरा 1 दिन लगता है। उसमें वो पूरे पान वान करना, वो पूरा सिस्टम होता है। तो ऐसे में क्या पूरा परिवार लगता है। और फिर सुबह से लगा के शाम तक आपने अभी देखी होगी किस तरीके से महीन कार्य है, और मजदूरी मिलती है 400-500 रुपये। और वर्तमान में ये कमठा मजदूरी का काम करे कोई व्यक्ति तो पूरा दिन आराम से वो 600 रुपये उसको मिल सकते हैं। तो ऐसे में आजकल नए नए और भी रोजगार के साधन हो गए, खेती किसानी में और नई नई तकनीक आ गई, तो लोग फिर धीरे धीरे इनसे कट रहे हैं। और बाकी जैसे पट्टू की जगह अब ब्लैंकेट आ गए शानदार मार्केट में, और नए नए शॉल आ गई, और कच्ची शॉल जो मशीन से बनती है वो तो मार्केट में बहुत प्रसिद्ध है, तो वो सस्ती मिलती है। तो ऐसे में लोग जो लोकल जो पट्टू होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे ये मेरिनो वाले ये पट्टू थोड़े कॉस्टली होते हैं, पड़ते हैं। हाँ, ये बहुत जैसलमेर साइड उठावनियों वगैरह में ये पट्टू खूब यूज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जो लोकल और निम्न क्वालिटी है वो यूज़ हो रही है। तो मेरिनो ऊन वाला कितने का पड़ जाता है? मेरिनो ऊन का जो वर्तमान में भाव है
जो 1 किलो का वो 1400 से लगा के 1600 तक, उसकी जो क्वालिटी है उसके हिसाब से 1 पर केजी उसका भाव है। केजी के हिसाब से? केजी के हिसाब से, मतलब 1400 से लगा के 1600 के बीच उसकी क्वालिटी के हिसाब से। ये तो ऊन का भाव है कि पटूड़ों का? ऊन का भाव है। ऊन का भाव है, हाँ, ऊन का भाव है। फिर इसको बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। अच्छा। तो अपन जैसे 500 रुपये भी यदि उसकी डेली वेजेस मजदूरी माने तो 3500, अभी जो जैसलमेर में जो गवर्नमेंट रेट में जो पट्टू मिल रहा है वो 3400 में मिल रहा है। अच्छा। और यहाँ 200 रुपये एक्स्ट्रा 3600 में मेरिनो का जो बड़े वाला जगपन्ना पट्टू है वो इतने में मिल जाता है। और अपने देसी वाला? देसी ऊन है वो 600-800 रुपये किलो के बीच में होती है। उसमें 2 दिन मजदूरी मान लो, ठीक है, तो 1800, 1800, 2000 तक वो मिलता है। वो मिल जाता है। और उससे ढेरों का एक ऊन आती है, उसका पट्टू है, वो भी पट्टू मतलब 700-800 रुपये में उसकी ऊन 100-200 रुपये मिलती है। अच्छा। तो एक दिन में वो बनता है 500 रुपये उसकी मजदूरी मान लो, तो 700-800 में वो पट्टू मिल जाता है। इसकी ऊन की क्वालिटी और अपन उसको कितना टाइम दे रहे हैं उसके आधार पर इसकी वो तय होती है। तो आजकल तो मतलब टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई है, सब जगह मतलब मशीनें आ गई है, तो इसको बनाने की कोई मशीन इजाद नहीं हुई या मतलब? मशीनें जैसे अभी अपन देख के आए वो मिल वाला काम और वो लूम लग गए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि डिज़ाइन निकालने में व्यक्ति खुद को बैठना पड़ता है। डिज़ाइन मशीन तो अभी इतने इक्विपमेंट आए नहीं कि आजकल तो पत्थरों पे भी डिज़ाइन होने लग गई, सब जगह होने लगी थी। नहीं, इसमें अब बड़े स्तर का है नहीं। और मान लो जैसे इसकी विदेशों में, हालांकि ये पट्टू का काम आप रशिया में देखोगे ना तो ये सेम टेक्निक है बनाने की। अच्छा। और कहीं भी ठंड खूब पड़ती है। हाँ, वहाँ ये पट्टू टाइप ऐसा ही बनता है वो नॉर्मल ऐसे वो, लेकिन ये मतलब मेथड आप देखोगे तो सेम है। और इसी तरीके से नागालैंड में जो नॉर्थ ईस्ट में जो पट्टू बनता है, एक वो गमछा टाइप बनता है, उसकी भी ये सेम प्रोसेस है। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग बनाते हैं। और मान लो जैसे मशीनें वगैरह है तो फिर यहाँ पहुँचना, और एक मशीन महंगी आए तो वो एक आदमी और इतना उसकी बिक्री नहीं होती है, फिर वो मशीन क्यों मंगाएगा। तो ये जैसे सरकारी स्तर पर कोई संरक्षण को लेकर प्रयास, आप लोग इतने साल, आप खुद अधिकारी हैं, कोई आपने भी घूमे हो फिरे हो, प्रयास किया हो क्या सरकारी स्तर पर? सरकारी स्तर पे अभी जैसे भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार, जिला स्तर पे जो अच्छा बुनकर का काम कर रहे हैं उनको सरकार सम्मानित करती है और उनको इनाम भी देती है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य स्तर के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और जवाहर कला केंद्र में साल में 2 बार इसकी प्रदर्शनी होती है। उसमें जो अच्छे बुनकर हैं, जिनके पास माल का स्टॉक है, वो वहाँ मतलब फ्री ऑफ दुकान का वहाँ कोई किराया नहीं लगता है, वो वहाँ जाके बेच सकते हैं। ये राज्य सरकार का है। बाकी जैसलमेर में जैसे प्रत्येक जिला उत्पाद वाला है, उसमें ये पट्टू है जैसलमेर के अंदर। अच्छा। और भारत सरकार तो खैर बड़े स्तर पे प्रोग्राम कर रही है। अभी सूरज कुंड के अंदर जो मेला लग रहा है फरीदाबाद में, उसमें हमारे गांव के और उधर जो मालानी संस्थान है सांचौर का, उसके ये बुनकर जा रहे हैं ये सारा सामान लेके। वहाँ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दुकान अलॉट की जाएगी। अच्छा। और फिर ये अपना माल जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग बेच सकते हैं। तो सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, लेकिन मशीनों का दौर है और लोग आजकल नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं। फिर ये पट्टू तो केवल और केवल आप जैसे गुणीजन और मान सम्मान वाले लोग ही चीज़ों के प्रति जो जिन मान सम्मान करते हैं वो लोग रखते हैं। बाकी आम आदमी तो पट्टू क्यों रखेगा जब इतना कॉस्ट वाली बात है। हाँ। अच्छा, फिर भी सरकार का अपन देखते हैं ना, इतना आप कह रहे हो, उसके बावजूद भी वो खाना पूर्ति सी लगती है, पर्याप्त प्रयास नहीं है। क्योंकि अगर होते तो फिर ये फलता फूलता। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी तरीके से, जिस तरीके से ऊँट के लिए सरकार खूब प्रयास कर रही है इसको बचाने के लिए, इसके दूध के नए नए उत्पादन तैयार कर रही है और बता रही है कि भाई किस तरीके से ऊँट के दूध से शुगर है और बहुत सारी बीमारियां वो कट रही है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि ऊँटों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। ऊँटों में रोग है, और क्योंकि धीरे धीरे ऊँटों के क्षेत्र कम हो गए और तो ऊँट लोग रखेंगे कैसे। और ऊँट का जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा खर्चा है, उसका चारा है, उसको बीमारी हो गई तो उसके लिए दवा लेके आना करना। ऐसे में पट्टू के साथ भी ये है कि इसमें खर्चा ज़्यादा है और आउटपुट कुछ है नहीं। तो ऐसे में लोग दूसरा धंधा देखेंगे। सही बात। अब आप देखोगे, पहले जो
कालबेलिया जाति हो गई, घुमंतु जातियाँ हो गई, ये फ्री बैठी रहती थी। अपन देखते थे लोग घर घर घूमते थे। आजकल कोई घर घर नहीं घूमता है, सबके पास रोजगार है। ये कालबेलिया सारे ये पत्थर पे डिजाइन वगैरह करते हैं। जोधपुर इधर उधर उन्होंने मतलब बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। और आज से 20 साल पहले आप देखोगे तो जोगी वगैरह ये मतलब भी वो झोली लेके घूमते थे। अब कोई नहीं घूमता, क्योंकि लोगों ने रोजगार के नए साधन उपलब्ध हो गए। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और संसाधन बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ही पुरानी चीज़ों के प्रति लोग छोड़ेंगे। और सबके मतलब दिमाग में ये तो है नहीं कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा नहीं रहे, साईं इतना दीजिए, वो वाली बात है। हम डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, पर उसके साथ पुरानी चीज़ें बचे तो ये भी बड़ा आवश्यक है, वरना लोग फिर अपनी जड़ों को ही भूल जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस संबंध में सरकार को प्रयास करना चाहिए। और सरकार को जिला उद्योग केंद्र है, उसमें क्लस्टर की एक योजना है। उसमें जैसे 10-15 यहाँ जो बुनकर है वो एक क्लस्टर बना के और अपने स्तर पे उनको लोन भी देती है। लोन दे के अच्छा उत्पादन करो, फिर इधर उधर विदेशों में बेचो या फिर मेलों में बेचो। लेकिन वो क्लस्टर की प्रणाली इस प्रकार की है कि उसमें बैंक से लोन लेना पड़ता है। उसमें फिर उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है वो इतनी मतलब होती है कि आम आदमी तो उन फॉर्मेलिटियों में कर नहीं पाता है। तो फिर वो क्लस्टर जिला स्तर से ही वो अपने हिसाब से क्लस्टर इधर उधर बंट जाते हैं। बाकी प्रयास गवर्नमेंट का प्रयास तो ठीक ठाक है। और 10-10 लाख रुपए लोन देती है। यदि आपके बड़ी यूनिट है तो 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। लेकिन उसकी औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा है। और वो एक जो बुनकर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो टाइम स्पेंड करके कब काम करें। इसमें तो ये है कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। रोज जितना काम करेंगे शाम को मजदूरी मिलेगी, उस हिसाब से लोगों का घर परिवार चलता है। अजरक की जैसे बात करी थी ना आपने, अजरक आपने खूब चलता है। एक आपने कहा अजरकपुर है, उसकी क्या बात है? अजरक बाड़मेर के अंदर भी अजरक खूब है, लेकिन अपन जैसे ओवरऑल देखें तो अजरक के 3 मतलब ठिकाने हैं। पाकिस्तान में अजरक मूल ये जो कराची और इसके सिंध प्रदेश है, इसके आसपास अजरक की उत्पत्ति यहाँ से मानी जाती है। और फिर जब देश का विभाजन हुआ तो बाड़मेर वहाँ के बहुत ये सिंधी लोग आ गए थे, उन्होंने शुरू किया। और इधर भुज के आसपास भुज के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने आज़ादी से पहले वहाँ से लोगों को बुला के अपने वहाँ बसाया। और भुजोड़ी के पास में अजरकपुर गांव है, पूरा नाम अजरकपुर, गांव का नाम भी अजरकपुर है। अच्छा। और वो जब कच्छ भुज के अंदर भूकंप आया था तो उस समय शायद वो आसपास के गांव डिस्टर्ब हो गए, तो उन्होंने नया गांव बना दिया अजरकपुर। अच्छा। और वहाँ केवल और केवल अजरक और इससे रिलेटेड काम होता है। और 3 जगह अजरक का काम होता है। और अब तो जैसे पुरानी जो अजरक होती थी वैसी तो अजरक अब है नहीं। और पुराने जिसमें सारे लोकल कलर, प्राकृतिक कलर यूज होते हैं। जैसे आजकल तो डाई यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं। उस समय जैसे अनार का छिलका, अच्छा, अनार का छिलका कलर देता है शानदार। हल्दी, अच्छा। और ये ऊंट का जो मेंगना आता है गोबर जिसको, वो इसमें यूज होता था। अच्छा। और इस तरीके से मतलब इसमें ये वैक्स वगैरह, हाँ वैक्स वगैरह कई दिन भिगो के रखते थे। और मुल्तानी मिट्टी। और वैसी अजरक तो अब इतना मतलब जैसे ऊँट के मेंगने नहीं मिलते हैं और मुल्तानी मिट्टी भी कई जगह नहीं उपलब्ध होती है, तो फिर सारे वो सिंथेटिक कलर आने लगे। सिंथेटिक कलर होंगे। जब पहले जब इसका कलर का ये 1800 शायद 1860 के आसपास जर्मनी के अंदर ये कलर सिंथेटिक इसका मतलब आविष्कार हुआ था। उससे पहले सब प्राकृतिक कलर यूज होते थे। अच्छा। इस पूरे अजरक के अंदर। और जो प्राकृतिक कलरों से जो अजरक बनाई हुई है वो ओढ़ने में भी कंफर्टेबल होती है। और उसका ये कि अजरक को दोनों ओर से ओढ़ सकते हैं। अच्छा। उसमें वो गर्मी के अंदर तो आपको ठंडक देगी। अच्छा। और सर्दी के अंदर आपको गर्मी देगी। अच्छा। क्योंकि गर्मी के अंदर उसके अंदर जो धागा है वो गर्मी से अलग हो जाता है और उसके अंदर से हवा आती है। और गर्मी में वो बंद हो जाता है, ठंड में बंद हो जाता है। तो ठंड में अपन को गर्मी देगा। और अजरक जैसे ये ज़्यादातर जो घुमंतु लोग हैं, जो पशुपालक लोग हैं, ये ओढ़ते थे। जैसे रात भर कहीं सो रहे हैं और सुबह जल्दी निकले तो उन्होंने जैसे अजरक थी उसको ओढ़ लिया, तो दोनों ओर से ओढ़ सकते थे। ये अजरक। तो ये अजरक प्रिंट जो आप बेडशीट वगैरह मिलती है बाड़मेर की भी क्या पहचान है अजरक, तो ये वही सेम ही चीज़ है?
अजरक जैसे बाड़मेर के अंदर ओरिजिनल अजरक भी मिलती है 2-3 जगह। मेरे इधर उधर के मित्र हैं जैसे महाराष्ट्र के, केरला के, तो उनको बड़ी डिमांड रहती है कि अजरक वो शौक के लिए लेते हैं। फिर मैंने यहाँ से वो इधर उधर पता करके हमारे वो ताऊजी का लड़का है गोविंद, वो इधर उधर मेलों में जाता रहता है, तो उनके साथ बाड़मेर के वो अजरक के 2-3 व्यापारी जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने संपर्क करके फिर ओरिजिनल अजरक वो मंगवाई। लेकिन फिर ओरिजिनल में भी मतलब वैसी अजरक मिलना मुश्किल है जो प्राकृतिक ही कलरों से बनाई हो। क्योंकि प्राकृतिक कलरों में जैसे बाड़मेर के अपन ये जैसे जो पुरानी मार्केट है ना, यहाँ एक वो नाडी होती थी, कौन सी वो नापास नरगासर, उस नाडी के अंदर वो अजरक वो धोने की प्रोसेस करते थे। खतरी, मोटा मोटी खतरी करते थे। हाँ, ये खतरी जो वही करते हैं, वही करते हैं। तो जब वो नाडी अब है नहीं वहाँ, तो उसको धोना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है। फिर अब अजरक में ये होता है कि जैसे आपने अजरक में प्राकृतिक कलर कर दिया, फिर आप धूप में सुखाओगे तो जो आप अभी सुखा रहे हो, जब वो सूख के रहेगी उसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा। सूर्य की किरणों से वो कलर चेंज होता है। तो ऐसी चीज़ें शायद अब नहीं है। अब तो सारे ये आर्टिफिशियल कलर आने शुरू हो गए, सिंथेटिक कलर आने शुरू हो गए। ये एक जैसे यहाँ इस क्षेत्र में बात बताते हैं कि उन्होंने भाई 2 साल खपकर एक पटुड़ा बनाया था, वो क्या बात थी? वो मैंने ये जो पशु मेले लगते रहते हैं, इसमें ये पटुओं वाले ने ये लोग खूब आते हैं। तो शायद 2-3 साल पहले मैं तिलवाड़ा गया था, शायद वहाँ कोई ये पट्टू बिक रहता था। उसने पट्टू की एक कहानी बनाई थी कि जोधपुर महाराजा को कोई राज्याभिषेक था या उनका कोई जन्मदिन था, उनको नजराने के रूप में एक पट्टू भेंट किया गया। तो उसको बनाने के लिए उनको 2 साल लगे। अच्छा, उसमें हाँ 2 साल। उसमें क्या था कि भेड़ के जो छोटे छोटे मेमने होते हैं, बच्चे होते हैं, और जिसको अपनी भाषा में गेटिया बोले, तो उनको उन्होंने छाछ पिलाई। अच्छा है बाबा, छाछ पिलाओ जन वो मतलब वो रेसेदार और शानदार ऊन मतलब हाँ, रेसेदार और बिल्कुल कंवली मतलब मुलायम। अच्छा, मुलायम ऊन उन्होंने फिर रबारियों से संपर्क करके, और जिनके पास ज़्यादा भेड़ें थी, फिर उनकी वो कटिंग करके उनको फिर मतलब जाट महिलाएं काटती, उनसे वो पूरी ऊन कता के और फिर रंगने के लिए रंगरेज को दी। अच्छा। और ऐसे करके उनको टाइम लगा और फिर वो एक शानदार पट्टू तैयार किया। फिर वो नजराने के रूप में जोधपुर महाराजा उनको भेंट किया गया और उन्होंने फिर उनको बख्शिश दी, इनाम दी, और उन्होंने मेरे को वो कहानी बताई थी। तो पट्टू अब इसमें यूँ है कि जिस तरीके से इसमें एक महिला का जो श्रृंगार होता है उसका कोई पार नहीं है। हाँ, इसी तरीके से पट्टू अपन जैसा बनाना चाहे, जिस क्वालिटी का जो डिजाइन करना, उसका भी कोई अंत नहीं है। ये बात। अच्छा, जो सिल्क की आपने बताई, सिल्क की जैसे आप चित्तौड़ में और बताया, क्या क्या उनके सिल्क वालों के नाम है? सिल्क भारत की 2 महान महिलाएं, जैसे मीराबाई को सब जानते हैं, मध्यकालीन भारत की बहुत बड़ी संत रही है, और पद्मिनी जिन्होंने मतलब विदेशी लोगों के सामने मतलब दास्ता स्वीकार करना अस्वीकार कर दिया था, जौहर किया। उनके नाम से मार्केट के अंदर सिल्क चलता है। जैसे चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है उसमें सीताफल के खूब पौधे, उनके रेशे को निकाल के चूने के अंदर उनको कई दिन तक भिगो के रखते हैं, फिर उसका एक सिल्क बनता है। अच्छा, वो पद्मिनी सिल्क, वो बहुत प्रसिद्ध है। और वो सीताफल के उससे बनता है। हाँ, उससे जो रेशे होते हैं ना, उसकी जो छाल होती है, उसके जो रेशे होते हैं, उससे वो बनाते हैं। लोकल वहाँ की एक कम्युनिटी है। जैसे अपन दुर्ग के ऊपर जाएंगे तो नीचे उनका बहुत बड़ा वो कारखाना टाइप है, और वो वहाँ खादी की यूनिट लगी हुई है। जैसे अपन दुर्ग के पीछे जाते हैं ना, पीछे वो एक कुंभकर्ण पहाड़ी है, आपने देखी होगी कि एक पहाड़ी जिसमें एक कुंभकर्ण टाइप आदमी सोता हुआ दिखेगा, तो उसके आसपास यूनिट लगी हुई है और उसमें ये बनता है। तो अच्छा। वो सिल्क वहाँ का प्रसिद्ध है। सीताफल है, सीताफल वो रिसर्च सेंटर भी हम लोग, हमारे एक मित्र हैं जोग साहब, वो भी वहाँ अधिकारी। और दूसरा जो मीरा वाला वो भी वहीं पर ही है। हाँ, मीरा वाला शायद इस साइड है, पाली के आसपास यहाँ की वो कम्युनिटी बनाती है, वो शायद मेरे देखा हुआ नहीं है। लेकिन वहाँ उन लोगों ने मेरे को बताया था कि ये भारत की 2 महिलाएं हैं जिनके नाम से मार्केट में सिल्क प्रसिद्ध है। तो अभी देखो ना, मुझे तो ये बड़ी अच्छा, मतलब आप भी जैसे इतना पढ़ते लिखते हो, बड़ी चिंता करते हो, और जो अपनी पहचान है चीज़ें, मतलब पटुड़ा एक तरीके से अपनी पहचान होगी,
उसको लेकर कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया। भले ऊँट भी है तो ऊँट अपने राजस्थान की पहचान है, कहीं भी फोटो में देखो तो आपने ऊँट दिखता है, या घड़ा लेकर जा रही महिला दिखती है। हाँ, ढोला मारू का जो सारा ही संकट में है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जैसे जो ऋषियों और रिसर्च का जो देश था, ये रील वाला देश बन गया है। आज जरा भी गहराई ये नजर नहीं आती। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? इस बारे में तो जिस तरीके से आपने जो सवाल उठाए हैं वो वाजिब से सवाल है कि हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के बहुत बड़े लेखक और जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा था कि आधुनिकता हमारे विचारों में होनी चाहिए, हमारे कपड़ों में नहीं। तो आजकल लोग बाहरी दिखावे के रूप में उनमें आधुनिकता है, जैसे आधुनिक गैजेट आ गए, फोन आ गई, घड़ी आ गई और भी चीज़ें आ गई। लेकिन हमारे विचारों के अंदर आधुनिकता कैसी होनी चाहिए, आधुनिकता वो हमारे है ही नहीं। हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान है पुरुषोत्तम अग्रवाल, पहले जेएनयू प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि भारत में आधुनिकता आई और अब वापस जा रही है, आधुनिकता का प्रत्यावर्तन। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उस कई बार सोचते हैं कि हम लोग आधुनिक हो गए, लेकिन हम केवल बाहरी तौर पे आधुनिक हुए। हमारी सोच के अंदर आधुनिक चीज़ों का, समानता का, फ्रीडम का है, और वैज्ञानिक तर्क वितर्क करने की वैज्ञानिक सोच, ये धीरे धीरे, हालांकि बहुत जगह लोग बहुत एडवांस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से समाज के अंदर इन चीज़ों का समावेश होना चाहिए वो समावेश नहीं हुआ। जिस तरीके से बंगाल के बारे में एक कहावत है कि बंगाल 100 साल आगे जीता है और 100 साल पीछे जीता है। अच्छा, वो शहर 100 साल आगे जीता है और 100 साल पीछे जीता है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए पीछे वाला कदम उठाना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमें आधुनिक चीज़ों के साथ साथ हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमारे पुराने रीति रिवाज है, इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जिस तरीके से अब धीरे धीरे लोग खान पान में पुरानी चीज़ों को महत्व देने लग गए, जिस तरीके से घट्टी का आटा हो गया, कुएं का जो चरस से निकाला वो हुआ, तो बिल्कुल बीमार होने लगे तब। हाँ, पानी हो गया। तो इन चीज़ों के प्रति लौटेंगे, क्योंकि जब इन सारी चीज़ों से एक ऊब आ जाएगी ओवरऑल समाज के अंदर, एक तो टाइम आएगा जब लोग ऊब जाएंगे, तो फिर लोग इन और लौटेंगे। और मोबाइल का जहाँ तक संकट है, मोबाइल अब यूँ है कि मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास एक बुद्धि का लेवल होना चाहिए, आईक्यू लेवल होना चाहिए। वो आईक्यू लेवल जिन लोगों के पास है नहीं, उनके हाथ में मोबाइल है, वो मिसयूज करेंगे। इसी तरीके से मोबाइल से जितनी भी रिलेटेड अपराध हो रहे हैं, रिश्तों में तनाव हो रहा है, वो सब उसी वजह से हो रहा है, क्योंकि जिस लेवल को मोबाइल मांगता है कि हमें चलाने के लिए आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए, वो हमारे पास दिमाग ही नहीं है। उस आईक्यू लेवल को हम प्राप्त ही नहीं किया और हमने मोबाइल रखना शुरू कर दिया। हालांकि उसमें जैसे कई अनपढ़ लोग, ये उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो मोबाइल का अच्छा यूज़ कर रहे हैं। जैसे किसान है, वो ऐप के माध्यम से देखता है कि अब मैं कौन सी फसल लगाऊंगा, इसमें ज़मीन के अंदर ये तत्व है, इनकी कमी है या इन ज़्यादा है, या फिर कैसे मंगाऊं। मौसम से वो अनुमान करता है कि इस साल क्या मतलब फसल बोनी चाहिए और बरसात किस मात्रा में होगी, तो वो अच्छा यूज़ कर रहा है। लेकिन कई लोग इस मोबाइल का मिसयूज करके समाज में कई प्रकार की विसंगतियाँ पैदा हो गई है। ये चीज़ पहले देखते थे ना, विदेशों से लोग यहाँ इंडिया आते थे, इंडिया को देखने, इंडिया को समझने, यहाँ रिसर्च करने। पर अभी जो अपन देखते हैं, पिछले, मेरे को तो नहीं लगता कोई इतने 50 सालों में कोई ऐतिहासिक रिसर्च हुई हो। तो बिना शोध के तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अब उसमें ऐसा है कि हम यदि आधुनिक भारत को देखें तो मुझे लगता है कि आप ये जो पेन यूज़ कर रहे हो, यही शायद भारत की नहीं। पेन जैसे अच्छी पेन है, वो जर्मनी से आती है, जापान से आती है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो सारे विदेशी है। हमने आधुनिकता के नाम पे क्या किया? क्योंकि हमारा बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा पुराना सिस्टम था, वो ख़त्म कर दिया। जिस तरीके से पुराने पाठशालाएं थी, जैन पोशाल थी पाठशालाएं, उसमें लोगों को पढ़ाने का तरीका वगैरह बेहद शानदार था। लेकिन जब बीच में जब हम आज़ाद हो गए, तब हमें लगा कि हम मतलब सर्वोच्च शिखर की ओर जा रहे हैं। फिर हमने एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना शुरू किया और सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करना शुरू किया। और स्कूलों के अंदर एजुकेशन सिस्टम वर्तमान में मुझे नहीं लगता है कि कोई ढंग का रिसर्च हो रहा है। या फिर साउथ के अंदर भारत में स्कूल हैं, और केरल इस समय पूरे ऑल इंडिया में स्कूली सिस्टम में सबसे टॉप है। अच्छा। वहाँ एक फेस्टिवल होता है
पूरे एशिया की वहाँ स्कूलें आती है, अपना प्रेजेंटेशन देती है। स्कूल फेस्टिवल, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ ये फेस्टिवल होता है। पूरे एशिया की जो टॉप स्कूल हैं, जैसे चाइना वगैरह, इधर जिस बेल्ट में अच्छी, श्रीलंका एक टाइम स्कूल सिस्टम बहुत बढ़िया था। मतलब 70 से पहले श्रीलंका का एजुकेशन सिस्टम इंग्लैंड और उनको टक्कर देता था, और हमारा जैसे बोर्डिंग स्कूलों का सिस्टम वो टक्कर देता था, लेकिन अब और नवोदय एक टाइम नवोदय से निकले हुए तो अलग भीड़ में अलग के वो नवोदय से निकला हुआ है, लेकिन वर्तमान में नवोदय के इतनी कैपेसिटी से बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम पे हमें अच्छे लोगों को आगे लाना होगा, और हमें जो पॉलिसी मेकर है उसमें अच्छे विद्वान लोगों को लाना होगा, जो वास्तव में जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे पॉलिसी का अध्ययन किया हो और चीज़ों को बड़ी गहराई से देखा हो। उन लोग यदि पॉलिसी मेकर में यदि वो जाएंगे तो उसके परिणाम शानदार होंगे। चलो, आपको पढ़ने का भी बड़ा शौक़ है, तो कुछ 2-4 आप किताबें रिकमेंड कर सकते हैं कि जो हम पढ़ सकें, युवा पढ़ सकें, जिससे इस देश के मोटा मोटी सिस्टम को समझने में थोड़ी सहायता मिले, ऐसे कोई आपके ध्यान में आती हो तो? अब जैसे समाज को समझने के लिए मैं मानता हूँ कि हिंदी के बहुत बड़े एक साहित्यकार हुए श्रीलाल शुक्ल। अच्छा। उन्होंने 1967 के आसपास उनकी किताब रिलीज हुई थी, राग दरबारी। अच्छा। राग दरबारी आज आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आज लिखी हुई है। इतने में देखा जाए तो गोदान किसान जीवन की महागाथा है, तो गोदान को भी पढ़ना चाहिए। जैसे मैं ये मानता हूँ कि जो लोग रिसर्च क्षेत्र में आ रहे हैं उनको कम से कम अपने ज़िले का, अपने संभाग का गजेटियर जरूर पढ़ना चाहिए। गजेटियर? हाँ, गजेटियर। उससे क्या होगा कि जैसे मारवाड़ का गजेटियर हो गया, मालानी का, जिसको मालानी का गजेटियर। मालानी एक टाइम सीधा अंग्रेजों के मतलब डायरेक्शन में था, तो हमें उस टाइम की शासन व्यवस्था, उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था और बाकी बहुत सारी अर्थव्यवस्था, किस तरीके से यहाँ मंडियाँ कैसे थी, यहाँ से रूट कौन कौन से जाते थे, वो बहुत सारी जानकारी मिलती। तो हमें उस क्षेत्र की और अपने कल्चर की, समाज की जानकारी होने के लिए कहाँ मिल जाता है वो गजेटियर? आर्काइव में ऑनलाइन है। अच्छा। बाकी जैसे बीकानेर के अंदर राज्य अभिलेखागार संस्थान है, वहाँ मिल सकता है। और जैसे हमारा इलाका सिंध में था, तो सिंध जब देश आज़ाद हुआ तो सिंध का बहुत सारे गजेटियर बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सौंप दिए थे। अच्छा। तो बॉम्बे में एशिया की वो बड़ी लाइब्रेरी है, एशियाटिक सोसाइटी की वो मुख्यालय, तो वहाँ भी अपन को अच्छे गजेटियर मिल सकते हैं। तो उस हस्तशिल्प है अपना, कि सरकारी संरक्षण मान लो जितना भी है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं घट रहा है, तो फिर इसका इलाज क्या है, समाधान कोई आपके ध्यान में आता है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हस्तशिल्प का क्षेत्र है, भरत ये सामा हो गए, धना हो गया, आलमसर हो गया, इसमें वो जो महिलाएं जो कशीदाकारी करती है, भरत भरती है, तो इस समय भरत के अंदर जो बिचौली हैं वो बड़े लोग, सेठ लोग हैं, और वो आम जनता है, उनको कोई अता पता ही नहीं कि हमारा माल कहाँ जा रहा है और आगे कितने में बिक रहा है और हमें मजदूरी क्या मिल रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इन्हीं जो लोग काम कर रहे हैं, इसी में से आगे डील करने वाला व्यक्ति हो और उसको बड़े स्तर पे ले जाने वाला व्यक्ति हो, तो शायद इसकी दशा और दिशा सुधर सकती है। जैसे मैंने प्रयास किया कि हमारे जो पट्टू वट्टू बनाते हैं, तो इस संबंध में क्योंकि जो धनाऊ आते हैं, तो मेरे कई लोग मित्र हैं, तो मुझे फ़ोन करते हैं, तो यहाँ आते हैं तो उनको निराशा हाथ लगती है कि कुछ ढंग का पट्टू नहीं मिल रहा है। फिर मैंने मेरे स्तर पे मजदूरों से बात करके ऊन मंगवा के और ढंग के पट्टू बनाए, ताकि कम से कम वो यहाँ आए और उनको कम निराशा तो हाथ नहीं लगे, उनको ढंग का मटेरियल मिले, वाजिब दाम में मिले। क्या गांव के अनपढ़ लोग हैं, समझते नहीं है, वो रेट उनको ध्यान रहता नहीं, तो वो कई बार ज़्यादा बता देते हैं, कई बार कम बता देते हैं। तो ऐसे में पढ़े लिखे लोग और इस क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं, वो यदि आगे आते हैं तो बड़े स्तर पे, जैसे दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है, उसमें यदि हम चले जाते हैं तो बड़े विदेश से लोग आते हैं, वो एक साथ हज़ारों की डिमांड देते हैं कि हमें 1000 चाहिए। एक बार हमारे गांव के कोई जयपुर में, शायद दिल्ली में कोई मेला था, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ इटली से कोई फॉरेनर आए थे, वहाँ इंडिया गेट पे वो मेला लगता है, तो उन्होंने वो एक हाथी बना हुआ था, और वो हाथी देखा कि इस तरीके का मेरे को हाथी चाहिए, लकड़ी का बना हुआ था। ये लकड़ी का इधर वो अपने रोईडे की लकड़ी से वो आइटम बनाते हैं, तो उनको क्या है कि किसी को गिफ्ट देना था,
तो उन्होंने एक साथ 1000 के ऑर्डर दिए। तो वो बताते हैं, ये बहुत पुरानी मतलब 20-25 साल पहले की बात है। तो उनको एक साथ 1000 ऑर्डर आए तो वो एकदम मतलब खुश हुए और उन्होंने 1000 ऑर्डर बना के दिए, मतलब ठीक ठाक उनको अच्छा पैसा मिल गया और उससे उनका व्यापार मतलब बहुत आगे बढ़ा और काफ़ी अच्छा। उन्होंने कहा कि उस समय यदि मुझे वो 1000 के ऑर्डर नहीं मिलते तो मैं कुछ समय बाद व्यापार छोड़ देता, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा आता है और आउटपुट इतना मिलता नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मतलब जिन लोगों की डिमांड है हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक बात है। जैसे अजरक, और इसकी साउथ में बहुत डिमांड है क्योंकि साउथ के अंदर अजरक है नहीं। तो भविष्य में यदि हम अजरक से व्यापार वगैरह साउथ में शुरू करते हैं तो इसमें अच्छी डिमांड है। लेकिन पट्टू का व्यापार हमें साउथ में न जाके उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, ठंड पड़ती है वहीं, क्योंकि वो तरीके से हमें एक क्षेत्र की पहचान करनी होगी और अच्छे लोगों के संपर्क में आना होगा और इस पट्टू को अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी होगी और वाजिब दाम मेंटेन करने होंगे, तब जाके इसके मतलब कुछ राह खुलेगी या कुछ संभावनाएं बनेगी। और ऐसे में मेहनत यदि कोई करता है तो उसके लिए अच्छा अवसर है, वो मेहनत करे और आगे लोगों से संपर्क बनाए और वाजिब दाम पे पट्टू वट्टू दे तो खूब संभावना है इसमें। तो आप थे हरकाराम जी, और एक अधिकारी होने के बाद वैसे आदमी अपनी जड़ें छोड़ के बाड़मेर वाला जोधपुर चला जाता है, जोधपुर वाला जयपुर चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। ये घूम घूम के वापस धड़ाऊ आते हैं, पट्टूडे को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे भले लोगों से मिल के बातचीत करके बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा तो सबसे निवेदन यही रहेगा, कम से कम अपन जो मालानी के लोग हैं उन सबके घरों में तो कम से कम एक पट्टू तो होना ही चाहिए, कम से कम एज ए निशानी के तौर पर। खूब लोग उड्डावनी करते हैं, भेंट करते हैं। तो आप हरकाराम जी थे, आपसे बात करके बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम निकाल के आए। हमारे लिए अच्छी बात है कि आप जैसे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और पट्टू संरक्षण और पुरानी विरासती चीज़ें हैं उसके प्रति आपका लगाव बेहद शानदार है और आप टाइम निकाल के और आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।